नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। JCERT किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है। और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊँचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर JCERT जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके JCERT जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप JCERT किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स PDF और वीडियो यहाँ पर JCERT जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रमाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। साइंस जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले आपको यहाँ पर देखिए करवाया जा रहा था SST GS, यानी GS मतलब 1 से 5 शिक्षक के लिए हो जाता है, और SST अगर रहेगा तो वो 6 से 8 के भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस GS का प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है, जिसका मतलब है कि 6 से 8 के शिक्षक जो यहाँ पर जो है भाषा शिक्षक, 6 से 8 के शिक्षक जो आपको विज्ञान शिक्षक हैं उनके लिए, और 1 से 5 के शिक्षक जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं किनके लिए, तो 1 से 5 के शिक्षक को GS के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के शिक्षक यहाँ पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह JCERT जैक के किताब का प्रैक्टिस सेट का स्पेशल नोट्स निकाल के बीच से बनाया गया है। और अभी देखिए 2 बार जो जैक अभी एग्जाम लिया है, आप देखिएगा इससे यहाँ से भर भर के प्रश्न आया था, भर के एक चैप्टर से 2 को प्रश्न भी रहा था, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा, नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न है, किसी फसल के साथ खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन अवांछित पौधे को क्या कहा जाता है, ठीक है। पीड़कनाशी, उर्वरकनाशी, खरपतवार या कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं जैसे है क्या कि हमने यहाँ पर लगाया, मान लीजिए कि फसल में आप लगा दिए हैं, यहाँ पर कहिए गेहूँ कह दिए, या उसके साथ आप कह सकते हैं कि सरसों लगाए हैं, या कह सकते हैं कि आप यहाँ पर धान का खेती किए हैं। लेकिन इसमें जो है, या आप यहाँ पर जैसे कह लीजिए कि आपने मिर्चा का खेती किया है, इसमें मिर्चा की पौधा तो होगा ही, साथ में अलग अलग छोटे छोटे पौधे भी उगाते हैं जिनका कोई आवश्यकता आपको खेतों में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये इसी का पोषक तत्व ले रहे हैं, जिससे इसमें कमी आ रहा है, पोषक तत्वों में आ रहा है ना। तो ये अवांछित पौधे, बेकार व्यर्थ पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसको हम लोग देखिए खरपतवार कहते हैं, खरपतवार के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। खरपतवार कहते हैं, खरपतवार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल पक जाता है या तैयार हो जाता है, उसके बाद उससे काटने लगते हैं, तो उस काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार चुनिएगा। छिड़काव कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, कटाई कहते हैं, रोपना कहते हैं। ठीक है, रोपना तो जिसमें फसल रोपते हैं शुरुआती को कहा जाता है। छिड़काव जब उसमें अवांछित कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो जो दवा के रूप में हम लोग छिड़काव करते हैं उसको छिड़काव कहते हैं। खरपतवार बेकार पौधों को कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कटाई का समय आ गया। जब फसल पक गया तो उसको हम लोग काटते हैं, इसलिए उसको कटाई का समय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? छिड़काव, थ्रेसिंग, कटाई या रोपना। ठीक है, तो अनाज का जो दाना होता है उसको भूसा से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए अभी आप लोग क्या कहते हैं, थ्रेसर मशीन चल गया है, उसको थ्रेसर मशीन। ठीक है, थ्रेसर मशीन होता है, तो उस विधि को जो कटाई करता है उसको लोग थ्रेसिंग विधि कहते हैं। ठीक है, तो विधि प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, यानी अनाज का दाना को उससे भूसा अलग करने का भी प्रक्रिया थ्रेसर मशीन के द्वारा होता है, इसलिए उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग बी में है, राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, खाद के संबंध में क्या सही है? देखिए आपको बता देते हैं, अभी एग्जाम में खाद या उर्वरक से एक प्रश्न आपका छप रहा है। ठीक है, इसलिए इसको देख करके ही जाइएगा। और बना हुआ कहाँ का है? तो आप देखिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 10 विज्ञान का, ये भी हमने लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए सब जगह से मिक्सअप करके हम आपको प्रश्न इसलिए दे रहे हैं कि आपने एक लाइन से पढ़ा होगा, एक चैप्टर से पढ़ा होगा, याद होगा, लेकिन जब यहाँ पर सब मिक्स आते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए आप सभी प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़िएगा। शाम को यहाँ पर 6:30 बजे भी और 7:30 बजे भी प्रैक्टिस आप सभी जुड़ते रहिए। और देखिए खाद के संबंध में क्या सही है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, खाद खेतों में बनाई जाती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, या सभी। ठीक है, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष जो प्राकृतिक चीज़ होती है उससे बनती है। एकदम सही है कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद खेतों में बनाई जाती है, तो खाद एकदम खेत में बनाया जाता है। खेत में वो लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे में जितना भी हमारे घर का कूड़ा कचरा आवश्यक प्राकृतिक चीज़ें जो निकलती है उसी को हम लोग उसमें डालते हैं और वो सड़ गल करके एक खाद बनता है, तो वो खेत में ही बनाया जाता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो खाद जो होता है उससे मिट्टी को उर्वरक शक्ति बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम, लैक्टिक जीवाणु, सेवेल जीवाणु या कोई नहीं। ठीक है, तो फलीदार पौधों की जड़ों में देखिए ये तो आप जौने टेट में जाइएगा तौने में पूछा है, रीट में भी आया है, स्टेट में भी आया है, यूपी टेट में, बी टेट, झारखंड टेट, सब में आया है, हो सके कि फिर से आ जाए। ठीक है, इसी पर फलीदार पौधा पर देख लीजिएगा। अब जैसे आपको कहने का मतलब कि फलीदार पौधा में कौन हुआ, फलीदार पौधा में कौन हुआ, यहाँ पर आप कहिएगा। तो फलीदार पौधा में फल देने वाले पौधे जिसमें ज़्यादा करके आप कौन सा ले सकते हैं? तो यहाँ पर रबी फसल को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रबी फसल को ले सकते हैं और तिलहन वाले फसल को ले सकते हैं, दलहन वाले फसल को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सरसों को भी ले सकते हैं, उसके बाद राई को भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप अरहर की खेती जिसको कहते हैं, अरहर दलहनी पौधे में आता है, शामिल होता है। तो ये दाल वाले पौधे, मूंग हो गए, दाल वाले पौधे जितने हो गए, दलहनी पौधे हो गए, वो आपको यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, ये फलीदार पौधे हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल से क्या सोखता है? राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल से क्या सोखता है आपको बताना है। देखिए ये जैसे कि आपका खेत में आप एक साल मक्का किए हैं, ठीक है, और उस खेत में अगले साल यदि आप अरहर की खेती कर देते हैं, तो अरहर कैसा पौधा है? तो ये फलीदार पौधा है। ठीक है, तो ये फलीदार पौधा क्या करेगा? तो देखिए जो मिट्टी में ये मक्का था वो क्या था, तो वो मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता है, उर्वरा अब नहीं रहता है। तो ये ज़मीन को फिर उर्वरा बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें दलहनी पौधे लगा देंगे, दलहनी पौधे या फलीदार पौधे लगा देंगे। तो ये क्या करेगा? वायुमंडल से नाइट्रोजन, ज़मीन में किसका पूर्ति हो जाएगा? नाइट्रोजन सोख करके रख देगा। ठीक है, जब नाइट्रोजन सोख जाएगा तो क्या होगा? जब मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी, उर्वरा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दलहनी पौधे हमें लगाना चाहिए। तो राइजोबियम नामक जीवाणु में क्या सोखता है? तो नाइट्रोजन सोखता है। नाइट्रोजन, पृथ्वी के अंदर मिट्टी नाइट्रोजन सोख के रखता है। ठीक है, उर्वरक के संबंध में क्या सही है?
उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, रसायन को मिला के बनाया जाता है। उर्वरक एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन मिले होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर सभी है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। क्लियर बात। उर्वरक में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी। याद रखिएगा, उर्वरक में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न आपका जेटेट 2012 में आया हुआ प्रश्न था, सबको चौंकाया था, जेटेट 2012 का प्रश्न था, ठीक है। क्या प्रश्न था? N.P.K का क्या अर्थ है? N.P.K का अर्थ क्या है? 2012 का छपा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो N का मतलब था, देखिए, नाइट्रोजन, P का मतलब था पोटेशियम, और P का मतलब था यहाँ पर फास्फोरस, ठीक है, P का फास्फोरस और K का पोटेशियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन और P से फास्फोरस और K से पोटेशियम, तो किस में है? ऑप्शन बी में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। खरीफ फसल की कटाई की जाती है, तो आप एक ट्रिक आपको बताए थे, रबी फसल रन में, रबी फसल रन में, ठीक है। इसका मतलब कि रबी जो फसल है, रन मतलब नवंबर में बोया जाता है, नवंबर में बोया जाता है, मई मतलब मार्च में काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद है खरीफ फसल जस में, खरीफ फसल जस में, यानी जून, ज का मतलब है कि जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है, तो कटाई कब की जाती है? तो जून जुलाई में तो बोया जाता है, जुलाई अगस्त में, लेकिन काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी बना हुआ है, खरीफ फसल जस में, यानी जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इनमें कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? धान, अरहर, कपास सभी। देखिए अभी रबी फसल का आपको उदाहरण आया था, याद दे देता है कि धान किस प्रकार के फसल का उदाहरण है, अरहर किस प्रकार के फसल का उदाहरण है, कपास की, तो यही चीज़ रहेगा। आपको चाहे तो ये फसल पूछ देगा या ये कौन फसल है, यही दो में से। अभी जो द्वितीय आकलन परीक्षा हुआ उसमें दिया गया था कि चना किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह का याद रखिएगा। तो खरीफ फसल के लिए देखिए एक ट्रिक आपको हम बना देंगे, यहाँ पर इसको देख लीजिए, ध और बसमतिया के 3 मूंगफली का, माने खरीफ फसल में कौन कौन आएगा? तो ध से देखिए धान, अर से देखिए अरहर, बा से बाजरा, ग से गन्ना, म से मक्का, ती से तिलहन, क से कपास, और 3 में देखिए ऊ तरी है, तेकरा उड़द मानिएगा, अब मूंगफली, ये सब किस में जाएगा? तो खरीफ फसल जाएगा, जून जुलाई में बोया जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक काटा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, या कोई नहीं, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन का उत्पादन होता है वो इंसुलिन होता है, ठीक है। यही इंसुलिन काम नहीं कर पाने के कौन सा होता है? तो आपको यहाँ पर शुगर रोग की बीमारी होती है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, या कोई नहीं, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन का उत्पादन होता है, थायराइड है तो थायरोक्सिन होगा, ठीक है, थायरोक्सिन होगा। क्लियर। चलिए, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन, या कोई नहीं। तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन का उत्पादन होता है उसको एड्रेनल हार्मोन कहते हैं, ठीक है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न देखिए, ये जेटेट में पूछा गया है 2016 में, ठीक है, जेटेट में आया हुआ प्रश्न। देखिए सारा प्रश्न बीच से आपको जेसीईआरटी का पूरा चैप्टर आपको हम दिखा रहे हैं, विज्ञान का नहीं, विज्ञान का चैप्टर चल रहा था, तो जेसीईआरटी से बीच से छाप रहा है। आप सारा चीज़ बीच से हमने यहाँ पर इस कदर बनाया है कि आपको एक प्रश्न बाउंस करेगा ही नहीं। अगर आप बाजारू किताब लेकर 500 का पढ़ रहे होंगे ना, तो हर क्वेश्चन आपको बाउंस करने वाला है, मिलना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी भी वीडियो आपको मिलता है ना, तो आप यहाँ पर 500 रुपया में नोट्स ले लीजिए या 500 रुपया में क्लास कीजिए, सब कुछ आपको 500 रुपया में हम सुविधा दे रहे हैं। इसलिए जल्दी जल्दी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, सभी को देख लीजिए, नोट्स पीडीएफ वीडियो क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए, 500 रुपया में सब चीज़ मिल जा रहा है आपको, इसलिए जल्दी जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, विश्व योग दिवस मनाया जाता है 5 जून, 21 जून, 5 सितंबर, या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व योग दिवस जो है आपको यहाँ पर 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है बताना है? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कोई नहीं। तो एड्स क्या है? वायरस है। एड्स क्या है? एक वायरस है, और ये कौन सा वायरस से फैलता है? HIV वायरस है। तो वायरस मतलब विषाणु होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर विषाणु होगा, ठीक है। एड्स कौन से विषाणु से फैलता है? तो देखिए अभी एड्स जो फैलता है वो HIV वायरस है, उसका नाम है HIV
वायरस। तो HIV से फैलता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी है? हमारे देश में विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी है? लड़का का 18 वर्ष, लड़की का 21 वर्ष, लड़का का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, लड़का का 25 वर्ष, लड़की का 21 वर्ष, या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे देश में विवाह की जो न्यूनतम आयु सरकार की तरफ से जो घोषित की गई है, वो आयु जो है आपका लड़का का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला है XY गुणसूत्र वाला मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं? आपका जेटेट का ये पूछा गया प्रश्न है, जेटेट में ही आया था। ठीक है, XY वाला गुणसूत्र मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं? बताना है मादा शिशु, मादा मतलब लड़की, नर शिशु, लड़का, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए X और Y शिशु जो है वो अलग अलग जब होंगे तो वो आपको यहाँ पर जो निर्माण होगा वो नर शिशु का होगा, लड़का शिशु का होगा। ठीक है, क्योंकि XX जब एक ही मिलेंगे तो हमेशा क्या होता है, लड़की, और XY दोनों अलग अलग होंगे तो लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर नर शिशु का निर्माण होगा। ग्वाइटर या घेघा रोग कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है? ग्वाइटर या घेघा रोग कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या कोई नहीं। तो थायरोक्सिन यानी थायराइड ग्रंथि के काम नहीं करने के कारण ग्वाइटर या घेघा रोग होता है। गले की ग्रंथियां फूल जाती है, किस ग्रंथि के कारण फूल जाती है? थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या कोई नहीं। तो गले की ग्रंथियां फूल जाती है किसके कारण होती है? तो ये आपको थायराइड के कारण होता है, थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। डेंगू किसका वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, या कोई नहीं। ठीक है, तो डेंगू जो है आपको विषाणु का वाहक है। डेंगू वाला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये आपको झारखंड के JSSC में 2 बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, मलेरिया कौन सा सूक्ष्म जीव का वाहक है? मलेरिया कौन सा सूक्ष्म जीव का वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, या कोई नहीं। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव का वाहक है। गेहूं के पौधों में कौन सी बीमारी लगती है? ये भी प्रश्न आपका जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, आपको पूछा गया प्रश्न है। गेहूं के पौधों में कौन सी बीमारी लगता है? रस्ट है, कैंकर है, पीत है, कोई नहीं। तो गेहूं के पौधों में रस्ट नामक बीमारी लगता है। कौन सा लगता है? रस्ट नामक बीमारी लगता है। मांस मछली एवं अचार को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नमक, चीनी, तेल, घी। ठीक है, तो मांस एवं मछली अचार को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप हमको यहाँ हम आपको करवाते रहते हैं। आप सभी जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा, और जो शिक्षक अभी तक रिन्यूअल वार्षिक प्रीमियम नहीं जमा किए हैं 100 रुपया, वो जरूर जमा कर दीजिए, जिससे कि आपका नाम नहीं कट सके। ठीक है, वीडियो को अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।